तो हेलो गाइस, हाँ वेलकम बैक टू टेक जोश चैनल। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए आज यूपी वीआरएनएल का पेपर डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसका एग्ज़ाम डेट 22/12/2022 को ये एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था, जिसमें इसके आंसर की भी रिलीज़ कर दी गई है। तो क्वेश्चन पेपर कैसा क्वेश्चन पैटर्न रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से बनाऊँगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें डिस्कशन किए गए हैं। और ये जो पेपर जिसके द्वारा डिस्कशन किया गया था, ये जो पेपर था ये टीसीएस के द्वारा डिस्कशन किया गया था, यानी कि टीसीएस ने इस पेपर को अटेम्प्ट करवाया था। तो देखिए डीआरडीओ का भी जो पेपर होगा वो टीसीएस ही अटेम्प्ट करवाएगा। तो 90% चांसेस यही है कि सिमिलर ही क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे जो पैटर्न यूपी वीआरएलएल में पूछा गया है वही पैटर्न डीआरडीओ में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये पेपर डीआरडीओ के माध्यम से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी सारी डिटेल्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास भी हमारा नोटिफिकेशन आ सके और ये सारे वीडियो आपके पास भी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये यूपी वीआरएनएल की पीडीएफ है, जो पेपर 22/12/2022 को डिस्कशन किया गया था। तो देखिए उसका पीडीएफ मेरे पास है, एक स्टूडेंट का है। तो देखिए आप ऊपर टेस्ट डेट भी देख सकते हैं, 22/12/2022 का है। टेस्ट टाइमिंग है 9 AM से 12 PM तक, ये 3 घंटे का आपका पेपर था। और TG2 का ये एग्ज़ाम था यूपी वीआरएनएल का। देखिए ये एक बच्चे का पेपर है, तो उसकी मैंने डिटेल्स हाइड कर दिया है। तो आगे हम पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखिए जो पहला क्वेश्चन है, धातुओं के कारण लगने वाली आग को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए धातुओं के कारण, देखिए अगर फायर की बात करते हैं तो फायर 4 टाइप के फायर होते हैं, जिसमें देखिए मैं बताता हूँ आपको, जिसमें A B C D। तो देखिए फायर की बात करते हैं तो फायर हमारा 4 टाइप के फायर होते हैं, जिसमें देखिए टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, यानी कि तीन चार प्रकार के फायर होते हैं। देखिए टाइप ए में जो फायर आती है वो लकड़ी, कोयला, कागज़ से लगने वाली आग को टाइप ए में रखा जाता है, जिसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए फायर बी की बात करते हैं, जिसमें तेल जो ठोस गर्म होने पे तरल बन जाते हैं, उनमें उनको बी क्लास में रखा जाता है। उनके लिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, और नंबर सी तीसरे पे आता है सी क्लास की फायर। तो जो गैस से लगी आग को सी क्लास के फायर में रखा जाता है कैटेगरी में। इसके लिए जो एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर फोर्थ पे आता है डी क्लास की फायर। तो जो बिजली से लगी आग या धातु के कारण लगी आग को डी क्लास में रखा जाता है, जिसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है सीटीसी, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। ये चारों इम्पोर्टेंट टाइप हैं। तो देखिए इसको मैंने डिस्कशन कर दिया। देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो डी आंसर है। ए ए आंसर है, मतलब डी वर्ग की क्लास में धातु से लगने वाली आग को डी क्लास में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। 2 नंबर के देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। टाइप ऑफ सील प्राइमरी यूज्ड टू सील ग्लासेस गैसेस इन कंप्रेसर एंड स्टीम टर्बाइन्स व्हील्स प्रिवेंटली डस्ट और डर्ट फ्रॉम इंटरनिंग इनटू द सिस्टम। यानी कि ये देखिए एक सील की बात किया गया है, जिसमें जैसे कि धूल या डस्ट जो जिसमें उसमें ना प्रोवाइड हो पाए, उसका ये देखिए बात किया गया था। ये कौन सी टाइप की सील होती है। तो देखिए
लाइब्रेनिथ सील होती है ये इसका आंसर सी सही है। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पंच। देखिए इसमें पूछा गया है इनमें से जो ऑप्शन है इसमें कौन सा पंच का टाइप नहीं है। तो आपने तीन तरह के पंच के नाम सुने होंगे, सेंटर पंच, डॉट पंच और पिक पंच। ठीक है, देखिए ये जो प्रोच बी नंबर पे प्रोच पंच है, ये प्रोच पंच कोई पंच नहीं होता है, ये पंच के टाइप में नहीं आता है। इसका जो सही आंसर है वो बी है। तो देखिए अगर बात करते हैं सेंटर पंच की तो उसका पॉइंट एंगल 90 होता है, डॉट पंच की बात करते हैं तो उसका पॉइंट एंगल 60 होता है, तो अगर प्रिक पंच की बात करते हैं तो उसका पॉइंट एंगल 30 होता है। तो देखिए मैंने तीनों पंच के बारे में डिस्कशन कर दिया है कि कौन सा पंच किस में आता है। देखिए सेंटर पंच 90 होता है, प्रिक पंच 30 होता है, डॉट पंच आपका 60 डिग्री का होता है। देखिए अगर ऑटोमेटिक पंच की बात करते हैं तो 60 से 90 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है। और देखिए इसका कुछ और पॉइंट को मैं डिस्कशन करता हूँ, जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट है सारे पॉइंट को मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए पंच की अगर बात की जाती है तो देखिए एक डॉट पंच से दूसरे डॉट पंच के बीच की जो दूरी होती है वो 3 से 5 mm तक होती है। ठीक है, एक पंच से एक डॉट पंच से दूसरे डॉट पंच के बीच की दूरी 3 से 5 mm तक होती है। देखिए पंच के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। देखिए इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कशन कर दिए, सभी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको वीडियो को दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रोलर बेयरिंग नहीं है। देखिए इसमें पूछा गया कौन सा रोलर बेयरिंग नहीं है। देखिए आपने रोलर बेयरिंग के नाम सुने होंगे। बेयरिंग देखिए मेनली दो टाइप की होती है, जिसमें एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, फ्रिक्शन बेयरिंग। देखिए एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में भी दो टाइप होते हैं, जिसमें रोलर बेयरिंग आता है और बॉल बेयरिंग आता है। ठीक है, और इसमें आपको पूछा गया कौन सा रोलर बेयरिंग निम्नलिखित में से कौन सा एक रोलर बेयरिंग नहीं है। देखिए रोलर बेयरिंग सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग ये भी एक रोलर बेयरिंग है, एंगुलर बॉल बेयरिंग ये भी रोलर बेयरिंग में आता है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग ये भी रोलर बेयरिंग में ही आता है। तो देखिए अगर देखिए जर्नल बेयरिंग की बात करते हैं तो जर्नल बेयरिंग हमारा किस में ये रोलर बेयरिंग में नहीं आता है। ये हमारा किस में आता है, ये फ्रैक्शन बेयरिंग का एक पार्ट है जनरल बेयरिंग। ठीक है, देखिए जिसमें जनरल बेयरिंग की बात करते हैं जिसमें इसके टाइप्स हैं, स्लीव है, स्लीव बेयरिंग भी आता है इसमें, टिल्टिंग बेड भी आता है, बुश टाइप बेयरिंग भी आता है, कंपोजिट बेयरिंग भी आता है। देखिए आपने देखा होगा ये जनरली इसमें बॉल बेयरिंग नहीं होती है, इसमें क्या होता है एक हब होता है, हब के अंदर आपका जर्नल लगा होता है जिसको जर्नल कहते हैं। जर्नल में क्या होता है क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है। ये जो बेयरिंग प्रयोग किया जाता है भारी लोड के लिए यूज़ में आता है, हैवी लोड के लिए जर्नल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। जर्नल जो बेसिकली बनाए जाते हैं वो ब्रास बोंज व गन मेटल के बनाए जाते हैं। देखिए इसमें एक ऊपर एक छोटा सा होल होता है जिसमें ऑयल प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर भारी लोड में प्रयोग किए जाते हैं जर्नल बेयरिंग। ठीक है, ये रोलर बेयरिंग या बॉल बेयरिंग में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है, घर अपघटन कणों को लैप सतह पर अंतः स्थापित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। देखिए अपघटन कणों की बात करते हैं लैप सतह पर अंतः स्थापित। देखिए जो लैपिंग आपने सुना होगा, लैपिंग व होनिंग, ये दो टाइप के होते हैं, ये फिनिशिंग के एक प्रक्रिया है जिसमें पार्ट को फिनिशिंग किया जाता है। देखिए इसमें होनिंग की अगर बात करते हैं, होनिंग का अलाउंस 0 होनिंग का अलाउंस जो रखा जाता है देखिए 0.06 से 0.15 तक इसका लैपिंग होनिंग अलाउंस रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद लैपिंग की बात करते हैं तो लैपिंग अलाउंस हमारा होता है 0.005 से 0.0 सॉरी इधर लिखता हूँ 0.01,
ये आपका लैपिंग अलाउंस होता है। देखिए होनिंग की अपेक्षा लैपिंग अलाउंस हमारा ज़्यादा फिनिश सतह प्रदान करती है। देखिए जो इसमें पूछा गया है, लैप सतह पर अंतः स्थापित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। देखिए जब हम लैपिंग करते हैं तो उसकी सतह पे जो अब्रेसिव कण होते हैं उनको स्थापित करने को हम लोग चार्जिंग बोलते हैं। अगर आपने लैपिंग या होनिंग पढ़ा होगा तो उसको लैपिंग करने की लिए उसको चार्जिंग किया जाता है, उसको चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तब वो लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया। देखिए अगर अलाउंसेस की बात हुई है तो लैपिंग होनिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है 0.06 का, और 0.06 से 0.15 तक। और सॉरी, होनिंग के लिए है ये। लैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है 0.005 से 0.01 लैपिंग अलाउंस। फाइलिंग अलाउंस होता है 0.02 से 0.5 तक। रिमिंग अलाउंस होता है 0.1 से 0.15 तक। और स्क्रैपर अलाउंस होता है 0.1 से 0.4। ये सारे आपके अलाउंसेस होते हैं। ये एग्ज़ाम के क्राइटेरिया से सभी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते, देखिए चित्र में दिए गए लॉकिंग नट की पहचान कीजिए। देखिए ये नट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर मोस्ट को पेपरों में पूछा ही जाता है। देखिए इसकी अगर बात करते हैं तो ये केसल नट है, ये सभी को पता ही है, आप फिगर इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, निम्न में से बेयरिंग सामग्री की कौन सी क्षमता धूल के कणों को आंतरिक परत में स्थिर करने में सहायक होती है। देखिए इसकी बात करते हैं, अंतः स्थानता इम्बेलेबिलिटी। ठीक है, ये इसके धूल के कणों को अंदर आने नहीं देती है, बेयरिंग में ये होता है। आप देख सकते हैं, जब आप फिगर देखेंगे तब आपको इसको समझ में आएगा। तो इसको मैं आगे के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन ये आंसर सही है। ठीक है, देखिए जो भी जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं उस क्वेश्चन को कवर करता जाऊँगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, एनेलिंग प्रोसेस में प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में है तेल शीतलन है, भट्टी शीतलन है, वायु शीतलन है और जल शीतलन है। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है। सॉरी, एनेलिंग की अगर बात करते हैं, देखिए एनेलिंग में पूरा मैं चीज़ें डिस्कशन करता हूँ एनेलिंग के बारे में। देखिए एनेलिंग जो होता है, स्टील के हार्ड पार्ट को मशीन योग बनाने के लिए उसमें उत्पन्न जो स्ट्रेस आ जाते हैं उनको दूर करने के लिए एनेलिंग किया जाता है। यह जो प्रोसेस होता है ये अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री तक अधिक तापमान तक उसको गर्म किया जाता है पार्ट को, फिर उसे भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। ठीक है, जब वो भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, जब ठंडा होने दिया जाता है एनलिंग तापमान स्टील में कार्बन प्रतिशत की मात्रा के अनुसार ही रखा जाता है। अगर उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है तो उसकी कम करने के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, एनेलिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन प्रतिशत की मात्रा के अनुसार हम लोग इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर 0.1% से कम कार्बन है तो उसका एनेलिंग टेम्परेचर हमारा अलग होगा। जैसे 875 सेंटीग्रेड से हम लोग 925 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका एनेलिंग तापमान रखते हैं। अगर 0.1 से 0.25% तक कार्बन है तो 840 से 940 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रखते हैं। और 0.3% से 0.5% तक कार्बन है, 815 से 840 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं। और 0.5 से 0.9% तक कार्बन है तो 780 से 810 डिग्री तक टेम्परेचर रखते हैं। और 0.9 से 1.3% तक कार्बन है तो 760 डिग्री सेंटीग्रेड से 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रखा जाता है। देखिए एनेलिंग की ही अगर बात हुई तो देखिए इसका जो आंसर होगा कि हम लोग शीतलन का प्रयोग क्या करते हैं, तो उसको भट्टी में ही शीतलन करते हैं। इसका शीतलन किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है भट्टी में ही। अब उसके हम लोग बात करते हैं, अगर एनेलिंग की ही बात हुई है तो एनेलिंग पर ठंडी या गर्म हालतों में कार्य अ, ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं एनेलिंग की अगर बात हुई तो इसमें तीन चार चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं।
एनेलिंग भी पूछा जाता है। उसके बाद नॉर्मलाइजिंग की बात करते हैं। नॉर्मलाइजिंग से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पुटअप किए जाते हैं। देखिए स्टील जब ठंडी या गर्म हालत करने के बाद स्टील में क्या करते हैं हम लोग, हैमरिंग या रोलरिंग या फोर्जिंग बेंडिंग, कोई भी हम फोर्जिंग प्रक्रिया किया करते हैं, फोर्जिंग प्रक्रिया करते हैं, जैसे हैमरिंग करना है या स्टील को, तो ये सब प्रोसेस में क्या होता है, उसकी इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। तो उस इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील के पार्ट को अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक गर्म किया जाता है। फिर उसे उसी तापमान पर कुछ देर छोड़ देते हैं। फिर उसे बंद कमरे में स्थिर हवा में ठंडा होने देते हैं। उसको क्या करते थे, भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने देते थे। इसको हम क्या करते हैं नॉर्मलाइजिंग में, इसको हम स्थिर हवा में बंद कमरे में धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। देखिए नॉर्मलाइजिंग में पार्ट को रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। देखिए एनेलिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, भट्टी में ही ठंडा कर रहे थे, और नॉर्मलाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हार्डनिंग की, तो इसमें स्टील के पार्ट या टूल को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, और कुछ समय तक उसी तापमान पर इसको भी रख दिया जाता है। फिर खुली हवा में या पानी में या तेल में डुबो दिया जाता है। इसको अचानक से ठंडा किया जाता है, खुली हवा में या पानी में डाल के या तेल में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पार्ट बिल्कुल हार्ड हो जाता है। स्टील पार्ट को गर्म करने के बाद जितना जल्दी ठंडा किया जाएगा वह उतना ही हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हार्डनिंग जो होता है, हाई स्पीड स्टील केवल हवा में ही ठंडी की जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, हाई हाई स्पीड स्टील को ही हवा में ही ठंडा किया जाता है, जिससे वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए ये सारा मैंने डिस्कशन कर दिया है, एनेलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, हार्डनिंग क्या होता है, सारा प्रोसेस मैंने डिस्कशन कर दिया है। ये देखिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये तीनों तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को सुन के आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर दिखाया गया है, ये तो आपको फिगर देख के ही पता चल रहा होगा कौन सा नट है ये। देखिए ये सॉन नट की बात कर रहा है। आप फिगर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर पे, आर यूज टू कीप मशीनिंग कंपोनेंट इन एक्यूरेट अलाइनमेंट। देखिए अगर बात करते हैं मशीन को अलाइनमेंट में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। देखो नट्स का प्रयोग तो फास्टनर के रूप में किया जाता है, सेफ्टी पिन का प्रयोग भी फास्टनर के रूप में किया जाता है, कि आपका फास्टनर कहीं लूज़ हो रहा है तो जहाँ पे मूवमेंट वाले फास्टनर प्रयोग किए जाते हैं वहाँ सेफ्टी पिन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रोड क्या होता है। हाँ, तो अलाइनमेंट की बात करता है, डबल पिन का प्रयोग अलाइनमेंट के रूप में किया जाता है, डबल पिन का प्रयोग। इसका आंसर ये सही है, बी नंबर। उसके बाद आगे बात करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें पूछा गया है ऑक्सी एसिटिलीन गैस के कटिंग के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है। देखिए एक नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, ऑक्सीकरण एक प्रकार की ज्वाला है, तो सही है, ऑक्सीकरण एक प्रकार की ज्वाला है, ये भी ठीक है। कटिंग टॉर्च में केवल ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए एक मध्य छिद्र होता है, बिल्कुल सही है। कटिंग के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए एक छिद्र किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। देखिए उदासीन न्यूट्रल एक प्रकार की ज्वाला है, ये भी सही है। देखिए काटने के लिए आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। किसी भी काटने के लिए हम लोग आर्गन गैस का उपयोग नहीं करते हैं, ये आंसर बिल्कुल सही है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन, आयरन में को गर्म किया जाता है। देखिए सोल्डरिंग आयरन की बात करते हैं, आपने देखा होगा सोल्डरिंग आयरन जो होती है उसकी आगे का टिप, जिसमें जो कार्बन की बनी होती है, कापर की सॉरी कापर की टिप लगी होती है। जब हम उसको अ, आपने देखा होगा मोबाइल शॉप में देखा होगा, तो उसमें जो कहिया होती है उसका आगे का टिप कापर का होता है। ठीक है, जब वो गर्म होती है तभी हम उसको सोल्डरिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसमें यही पूछा गया है, सोल्डरिंग आयरन में को गर्म किया जाता है, केबल को तो गर्म करते नहीं है।
टेल को गर्म करते नहीं हैं, हैंडल को गर्म करते नहीं है, जो आगे उसकी कार्बन की टिप लगी होती है उसको ही गर्म किया जाता है, तभी सोल्डरिंग होती है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिकी पदार्थ के रूप में कॉपर का गुण नहीं है। देखिए इसमें कॉपर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया है। यह तन्य है, और 1 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, यह तन्य है और संकुल आकृति में कार्य कर सकता है। ठीक है, देखिए ये तन्य तो होता है, मतलब ये तन्य होता है, संकुल आकृति में कार्य कर सकता है, किसी मतलब आकृति में जो पतली पतली आकृति होती है, जैसे पतले पतले वायर होते हैं, उसमें भी ये कार्य कर सकता है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत, देखिए बी नंबर में यही बोला गया है, इसमें बहुत उच्च ऊष्मा चालकता होती है। देखिए ये इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है, तो उसी की बात किया है, ये भी सही ऑप्शन है। उसकी बात करता है इसका संक्षारण प्रतिरोध उच्च होता है। देखिए इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, ये आपको कोरोजन रेसिस्टेंस बहुत कम होता है इसमें, आपको अच्छे से पता है। देखिए डी नंबर में बात किया गया है इसकी उच्च तापमान पर उच्च सामर्थ्य होती है। देखिए इसमें जो बात किया है उच्च तापमान पर उच्च सामर्थ्य होती है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि देखिए जब फ्यूज का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा घरों में, जब जब हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज में कॉपर की वायर लगी होती है। जैसे ही फ्यूज ज़्यादा वोल्टेज आता है तो कॉपर की वायर जल जाती है, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। तो उसी की बात करते हैं, उच्च तापमान पर उच्च सामर्थ्य नहीं होती। अगर उच्च सामर्थ्य होगी तो वो वायर हमारा जलेगा ही नहीं, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती रहेगी, और हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग डी नंबर ऑप्शन सही है, मतलब कॉपर का ये कोई गुण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में ज्वाला को प्रज्वलित होने में डैश 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 की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ऑक्सी एसिटिलीन आपने देखा होगा, प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चिंगारी देखिए उसको उसको जलाने के लिए हम लोग चिंगारी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर बेस प्लेट की बात करते हैं तो बेस प्लेट का प्रयोग नहीं किया जाता है ज्वाला मतलब उसको जलाने के लिए। ये बिल्कुल गलत आंसर है, तो इसका सी नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रेरण कठोरीकरण, यानी कि इंडक्शन हार्डनिंग की एक विधि है। देखिए इंडक्शन हार्डनिंग की बात करते हैं तो ये एक, देखिए वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडक्शन हार्डनिंग में। देखिए इसमें जो पूछा गया है इंडक्शन हार्डनिंग की एक विधि है। देखिए इंडक्शन हार्डनिंग की बात करते हैं, इस विधि का प्रयोग आमतौर पर एक ही आकार के बने बहुत सारे पार्टों की केस हार्डनिंग। देखिए सबसे पहले इंडक्शन हार्डनिंग समझने के लिए आपको केस हार्डनिंग को समझना पड़ेगा। केस हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है लो कार्बन स्टील तथा माइल्ड स्टील को हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी बाहरी सतह को ही हार्ड किया जाता है। देखिए केस हार्डनिंग में क्या करते हैं हम लोग, उसकी बाहरी सतह को ही हार्ड किया जाता है। जैसे लो कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील है, इसकी सतह को हम लोग हार्ड और टेम्पर्ड, मतलब इसकी माइल्ड स्टील को हार्ड व टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, इसकी ऊपरी सतह को हम लोग क्या हार्ड कर देते हैं। यह क्रिया कितने ये जो प्रोसेस होते हैं ये 5 प्रकार के, जिसमें क्या होता है कार्बोराइजिंग आता है, नाइट्राइडिंग आता है साइनाइडिंग आता है, फ्लेम हार्डनिंग होता है और इंडक्शन हार्डनिंग होता है। तो ठीक है, इसमें यही पूछा गया है, इंडक्शन हार्डनिंग की एक विधि है। देखिए जैसे केस हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग सेम होता है। देखिए इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, इस विधि में आमतौर पर एक ही साइज़ के जब हमको बहुत सारे पार्ट बनाने होते हैं प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन के लिए, तो उस पार्टों को क्या होता है, राउंड पार्टों को केस हार्डनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें तांबे के बने इंडक्शन कॉइल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास एक राउंड कॉइल, देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए ये एक हमारे पास, देखिए इसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक कॉइल लगा दी जाती है, ऐसे कॉइल रहती है,
ठीक है। जब कॉइल क्या होती है, ये तांबे की कॉइल होती है, जब इसको गर्म किया जाता है तो उसका ऊपरी हमारे जाप की ऊपरी सतह गर्म हो जाती है। जब इसकी ऊपरी सतह गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर से ये कॉइल चलती जाती है, पार्ट को मूवमेंट कराया जाता है और पीछे से क्या होता है, पानी के फुहारे होते हैं, तो इंस्टेंट उसकी ऊपरी सतह क्या होती है, ठंडी हो जाती है, जिससे वो क्या होती है, उसकी ऊपरी सतह हार्ड हो जाती है। ठीक है, हार्ड हो जाती है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडक्शन हार्डनिंग में केवल 0.5% कार्बन वाले स्टील पार्ट को ही और एलॉय स्टील को ही उपयुक्त किया जाता है। मतलब इन्हीं दोनों 0.5% से कार्बन जिसमें है उसी को ही हम क्या इंडक्शन हार्डनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसके लिए जैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके द्वारा क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक पिन है, एक्सल गियर्स हैं, इसमें क्या होता है, इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका मैंने सारा डिस्कशन कर दिया है। आपको क्या है, इसके लिए कार्बोराइजिंग भी है, ये सब लेकिन केस हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग दोनों सेम ही प्रोसेस हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें पूछा गया है 16 नंबर पे, सिरेमिक कोटिंग आ टाइप ऑफ डैश 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 कोटिंग डिपॉजिट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोजिव इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये पूछा गया जो जो हमारा जंग लगता है, ठीक है, वो कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मेटेलिक है, फेरस है, और फिर सी नंबर पे इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो ये कौन सा हमारा प्रोसेस है, ये इनऑर्गेनिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है। देखिए 17 नंबर पे बात किया गया है, टूल यूज्ड टू डू होनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज। देखिए अगर आपने लैपिंग या होनिंग पढ़ा होगा तो उसमें कौन सा टूल यूज़ किया जाता है लैपिंग के लिए या होनिंग के लिए। देखिए लैपिंग की अगर बात किया जाता है तो उसमें फीड पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, जिसको बोलते हैं चार्जिंग। ठीक है, अगर होनिंग की बात किया जाता है तो होनिंग के लिए क्या होता है, बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आइए आप लैपिंग के लिए होनिंग के लिए दोनों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 18 नंबर पे बात करते हैं, फ्लैट गेज आर आल्सो नोन एज गेजेस। देखिए फ्लैट गेज की बात करते हैं तो फ्लैट गेज आपको भी पता है, रेडियस गेज को भी बोलते हैं, रेडियस गेज जो होते हैं उनको फ्लैट गेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन सही है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। उसके बाद होल शाफ्ट सिस्टम में यदि होल शाफ्ट से बड़ा हो तो फिट किस प्रकार का होता है। देखिए फिट की बात करते हैं होल शाफ्ट सिस्टम में। देखिए होल शाफ्ट सिस्टम में अगर फिट की बात करते हैं तो फिट हमारी मैनुअली 3 प्रकार की होती है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो देखिए इसमें पूछा गया है यदि होल शाफ्ट से बड़ा हो, तो जब होल शाफ्ट से बड़ा होता है तो वहाँ पे होता है क्लियरेंस फिट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे, क्लियरेंस फिट में क्या होता है, जब दो पार्ट के बीच में क्लियरेंस हो और आपस में ये जब क्लियरेंस होगा तो ये आपस में फ्री में मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, ये फ्री होकर अपना मूवमेंट करेंगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो टाइप की आपकी फिट होती है क्लियरेंस फिट में, जिसमें एक रनिंग फिट आता है और एक स्लाइडिंग फिट आता है। जिसमें क्लियरेंस कम होता है उसको स्लाइडिंग फिट बोलते हैं, जिसमें रनिंग क्लियरेंस ज़्यादा होता है उसको रनिंग फिट बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरफेरेंस फिट की बात करते हैं। इंटरफेरेंस फिट में दो पार्टों को फोर्स लगाकर फिट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट में देखिए इसमें गैप बहुत कम होता है, इसमें निगेटिव इलाउंस होता है, गैप नहीं होता है इसमें। शाफ्ट का साइज होल से इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें शाफ्ट बड़ी होती है और होल क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको फोर्स फिट भी कहते हैं, इसका नाम इंटरफेरेंस फिट है।
देखिए फोर्स फिट में कौन कौन सी इंटरफेरेंस फिट में कौन सी फिट आती हैं? फोर्स फिट आती है, श्रिंकेज फिट आती है, ड्राइविंग फिट आती है। श्रिंकेज फिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रिंकेज फिट में आपने सुना होगा, होल को गर्म करके शाफ्ट को उसमें डालकर होल को ठंडा कर देते हैं। तो होल क्या होता है, शाफ्ट को मजबूती से पकड़ लेता है। देखिए इसका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है? रेलगाड़ी में किया जाता है। आपने बैलगाड़ी के पहिए देखे होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर लोहे की पत्ती लगी होती है, लोहे की। तो उसको चढ़ाने के लिए ये कौन से उदाहरण है? ये सब श्रिंकेज फिट के उदाहरण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिशन फिट की। इसमें क्या होता है, इस फील्ड में क्या होता है, होल का अधिकतम साइज शाफ्ट के अधिकतम साइज से ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है। तो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल यह क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच की फिट होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ट्रांजिशन फिट कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। इस फिट में होल या शाफ्ट के टॉलरेंस जोन एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पिस्टन जैसे होता है, आपने पिस्टन देखा होगा, गाड़ियों के पिस्टन जो होते हैं, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ट्रांजिशन फिट होती है उसमें। हैवी हैवी पुश फिट होता है इसमें, मीडियम पुश फिट होता है, लाइट पुश फिट होता है। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है? ट्रांजिशन फिट के। ठीक है, देखिए सारा चीज़ें मैंने इसमें डिस्कशन कर दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे क्वेश्चन में बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बेयरिंग मटेरियल हैव अ सेल्फ लुब्रिकेंट कैपेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चर्ड फॉर अ प्रोसेस्ड मेटल पावर इज। तो इसमें पूछा गया सेल्फ लुब्रिकेंट कौन सा है? तो बेयरिंग मटेरियल में सिंटेड एलॉय जो होता है, सेल्फ लुब्रिकेंट आपका मेटल होता है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर में क्या पूछा गया? द आउटपुट फॉर द ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड। देखिए ब्लास्ट फर्नेस की बात करते हैं तो उसमें आपको भी पता है तीन तीन टाइप की फर्नेस होती हैं, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस में आपका पिग आयरन होता है, क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन होता है, और पुडलिंग फर्नेस में हमारा रॉट आयरन प्राप्त होता है। ये तो आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर पिग आयरन है। उसके बाद बात करते हैं टंगस्टन इंटर्ड गैस वेल्डिंग इज कंसीडर एज। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऑप्शन ए क्या है? फ्लक्स कोटेड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड प्रोसेस होता है। बी नंबर पे फ्लक्स असिस्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो देखिए डी नंबर जो ऑप्शन है, नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस, इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग इज अ मेथड फॉर। देखिए अभी ऊपर मैंने डिस्कशन किया था, इंडक्शन हार्डनिंग किसका प्रोसेस है? केस हार्डनिंग का ही प्रोसेस है। तो आप इसका तो आंसर पहले ही मैं दे चुका हूँ, पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ। देखिए स्थिति का एक सिद्धांत है जिसका उपयोग जिग और फिक्सचर के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 3-2-1, ये आप इसको याद कर सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रक्रिया को सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए आपने अभी लैपिंग होनिंग पढ़ा था, तो लैपिंग होने में कौन सबसे ज़्यादा सुपर फिनिशिंग सतह प्रदान करती है? तो हमारी लैपिंग होती है, उसके बाद हमारी होनिंग होती है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर ए सही है। उसके बाद आइडेंटिफाइड द ऑड वन आउट। देखिए इसमें ऑड का पूछा गया है, कुछ सिमिलर है और एक ऑड है। तो देखिए इसमें मटेरियल के नाम दिए गए, ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, जर्मन सिल्वर होता है। देखिए ब्रास ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ब्रास हमारा कापर प्लस जिंक का अलॉय होता है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं, कापर टिन का होता है। और जर्मन सिल्वर की बात करते हैं, इसमें निकिल प्लस जिंक प्लस कॉपर होता है। ठीक है, लेकिन पैलेडियम की अगर बात करते हैं तो पैलेडियम हमारा क्या है? ये एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, ये एक रासायनिक यानी कि केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, इसका सिंबल होता है PD और इसका परमाणु क्रमांक 46 होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1554 से 0.8 डिग्री सेंटी तक इसका होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 29
2963 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये एक हमारा केमिकल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑड है, मतलब ये इनसे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 नंबर 27 नंबर की बात करते हैं। शेपिंग द पुली सरफेस इज आल्सो नोन एज। देखिए जो पुली की शेप होती है उसकी बात कर रहा है। आपने देखा होगा पुली की शेप क्या होता है, क्राउनिंग। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है क्रोकिंग है, क्रोलिंग है, क्रोविंग है। तो ये कोई शेप नहीं होता है, जो इसका शेप होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग शेप भी हमारे कॉन्वेक्स क्राउनिंग शेप होता है, कॉनकेव क्राउनिंग शेप होता है। कॉन्वेक्स क्राउनिंग शेप में आपको जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको बना के, ये हमारा देखिए ये हमारा इसका ऊपर की सतह उठी हुई होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव क्राउनिंग सरफेस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में आपको दिखाते हैं, इसका अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा पुली होती है। ये इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब हमारी जो बेल्ट ड्राइव होती है, बेल्ट ड्राइव को अलाइनमेंट में लाने के लिए कि वो इधर उधर स्लिप ना हो, तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेल्फ अलाइनमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 28 नंबर में। द टूल परमिशिबल वेरिएशन इज द साइज ऑफ द होल शाफ्ट इज नोन एज। देखिए ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। जो परमिशनल वेरिएंट दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। इज द प्रेफर्ड टाइप ऑफ अ रोप ड्रम। देखिए रोप ड्रम की बात करता है। देखिए ए नंबर पे ड्रम्स हैव अ प्लेन स्लॉट। देखिए किसी भी ड्रम की रोप, जब रोप आपने देखा होगा कुएं से रस्सी जो खींची जाती है उसमें प्लेन हमारा स्लॉट नहीं होता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ड्रम्स विदाउट ग्रुप्स, विदाउट ग्रुप्स का हमारा कोई वो स्लॉट, उसमें तो स्लॉट होता ही है, ठीक है। तो उसमें जो डी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, ड्रम्स विथ अ हेलिकल ग्रुप्स, उसमें कैसा ग्रुप होता है हमारा, हेलिकल ग्रुप्स होता है, ठीक है, जिसमें हमारा रोप आसानी से मूवमेंट कर सके, ठीक है। इसका 29 नंबर हो गया। आर यूज टू मेजर्ड एक्सटर्नल टेपर। देखिए एक्सटर्नल टेपर की अगर बात करते हैं तो हम किससे मेजर कर सकते हैं, तो साइन बार और स्लिप गेज की सहायता से हम लोग एक्सटर्नल टेपर की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही है। और 31 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑक्सीकरण गैस कटिंग स्टार्च के संदर्भ में सही है। देखिए इसमें सही की बात किया गया है, तो बी ऑप्शन आप डायरेक्ट देखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन की मात्रा से अधिक होता है, तो ये आंसर सही है। दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। देखिए सी नंबर को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन समान अनुपात में प्रयोग किए तो गलत है, समान अनुपात में नहीं होता। एसिटिलीन की मात्रा है ना, तो डी नंबर का ऑप्शन है, एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होता है, तो गलत है। इसमें क्या होता है, बी नंबर में जो ऑप्शन है सही है कि ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन की मात्रा से अधिक होती है। देखिए जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो बड़ा होता है और एसिटिलीन का सिलेंडर होता है वो छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा। और देखिए इसमें अगर सिलेंडर की बात होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर हमारा ब्लैक होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का कलर हमारा मैरून होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील इज नॉट आ टाइप फॉर, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील की बात करता है, तो देखिए इसमें पूछा गया है स्टेनलेस स्टील इज नॉट आ टाइप, मतलब स्टेनलेस स्टील का कौन सा टाइप नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है प्लेन कार्बन स्टील, दूसरा ऑप्शन है करोजन रेजिस्टेंस स्टील, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, करोजन रेजिस्टेंस स्टील होता है। और सी नंबर पे क्रोमियम एडेड स्टील। देखिए क्रोमियम भी स्टेनलेस स्टील में होता है, ये एक अलॉय स्टील है, ये भी सही है। तो देखिए इसमें जो ए ऑप्शन पूछा गया है प्लेन कार्बन स्टील,
यानी कि प्लेन कार्बन स्टील हमारा कौन सा स्टेनलेस स्टील नहीं होता है। इसमें पूछा ही गया है कि स्टेनलेस स्टील इज़ नॉट अ टाइप, यानी कि प्लेन कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील का टाइप नहीं है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रायंगल प्रतीक के निर्धारित विभिन्न बिंदुओं का भागों का स्नेह के लिए आवृत्ति और रंग संकेत कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है साप्ताहिक हरा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद बात करते हैं 34 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस ड्रिल जिग का उपयोग बेलनाकार या गोलाकार वर्क पीस या त्रिज्या ड्रिल करने के लिए किया जाता है। देखिए, अगर बात करते हैं, देखिए इसमें बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है डायामीटर जिग, और दूसरा है टेम्पलेट जिग, और तीसरा है रिंग जिग, और चौथा है बॉक्स जिग। देखिए, इसमें जो पूछा गया है ड्रिल जिग का उपयोग बेलनाकार या गोलाकार कारखंड के लिए किया जाता है। देखिए, बेलनाकार और गोलाकार, यानी कि इसमें ये नहीं पूछा गया आपको ड्रिल करने के लिए। जैसे बॉक्स जिग अगर आपने पढ़ा होगा तो बॉक्स जिग का भी प्रयोग हम ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि बेलनाकार, यानी कि बेलनाकार अगर हम हमारे पास कोई जॉब है, राउंड राउंड कोई जॉब है, तो उसके लिए हमको क्या राउंड जिग का ही प्रयोग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है, देखिए डायामीटर जिग मतलब व्यास जिग, व्यास जिग का ही प्रयोग करेंगे हम ड्रिलिंग करने के लिए। राउंड जॉब की बात कर रहा है तो इसका इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 35 नंबर की। इन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नॉन मेटेलिक, तो इसमें पूछा गया है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका क्वेश्चन तो मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी। ठीक है, आगे बात करते हैं 36 नंबर पे। द अपोजिट साइड ऑफ डक्टिलिटी। देखिए, इसमें जो पूछा गया है डक्टिलिटी का अपोजिट क्या होता है, तो ब्रिटलनेस होता है डक्टिलिटी का अपोजिट। और देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है, मशीनेबिलिटी का अपोजिट क्या होता है, हार्डनेस। ठीक है, मशीनेबिलिटी का हार्ड अपोजिट हमारा हार्डनेस होता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है डक्टिलिटी का अपोजिट क्या होता है, ब्रिटलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 37 नंबर पे। विशेष रूप से बेलनाकार वस्तुओं के लिए एक होल्डिंग डिवाइस है। देखिए, होल्डिंग डिवाइस की अगर बात करते हैं, जब हम लोग बेलनाकार वस्तुओं की अगर बात करते हैं, तो बेलनाकार वस्तुओं को होल्ड करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सभी को पता है कि वी ब्लॉक का जो प्रयोग किया जाता है बेलनाकार वस्तुओं के लिए किया जाता है। देखिए, वी ब्लॉक हमारा कितने टाइप के होते हैं, वी ब्लॉक हमारे दो ग्रेड में पाए जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। विशेष रूप से बेलनाकार वस्तुओं के लिए एक होल्डिंग डिवाइस है। देखिए, बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वी ब्लॉक होता है तो इसमें देखिए कैलिपर्स का उपयोग दिया है, स्टील रूल का। देखिए, स्टील रूल हमारा कोई होल्डिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, कैलिपर्स की बात करते हैं तो ये फिनिश जाब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, फ्लैट जाब के लिए होता है, राउंड जॉब के लिए भी होता है, लेकिन वो उसमें स्लॉटें कटी होती हैं, तो वो अलग टाइप का होता है। ठीक है, पृष्ठ प्लेट का भी प्रयोग नहीं किया जाता है राउंड जॉब को पकड़ने के लिए। उसके बाद बात करते हैं वी ब्लॉक का, तो वी ब्लॉक हमारा क्या होता है, राउंड जॉब को सब पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वी ब्लॉक की अगर बात हो रही है तो वी ब्लॉक के मटेरियल की बात करते हैं। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का वी ब्लॉक बनाया जाता है, जिसका एंगल की बात करते हैं तो 90 डिग्री हमारा एंगल होता है। और ये दो ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए हमारा होता है 100 mm का, और ग्रेड बी होता है हमारा 300 mm का। ठीक है, देखिए ए वी ब्लॉक ए ग्रेड की धातु हमारी हाई क्वालिटी स्टील की होती है। ठीक है, देखिए वी ब्लॉक में यू आकार की स्लॉटें कटी होती हैं। ठीक है, अरे यार,
तो देखिए इसमें वी ब्लॉक की बात हो गई है। उसके बाद बात करते हैं एंगल प्लेट की। तो एंगल प्लेट भी हमारा एंगल प्लेट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, मार्किंग करने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। एंगल प्लेट भी क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसका एंगल की बात करते हैं तो 90 डिग्री इसका भी एंगल होता है। देखिए इसमें जो साइज़ पूछे जाते हैं ये 1 से 10 नंबर साइज़ में मिलता है एंगल प्लेट, और इसमें भी ग्रेड पूछा जाता है। देखिए वी ब्लॉक और एंगल प्लेट के ग्रेड में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। जो वी ब्लॉक होता है हमारा ए और बी ग्रेड में पाया जाता है, मैंने अभी बताया था। और एंगल प्लेट हमारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ग्रेड में पाया जाता है। ठीक है, एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए रेप्स का प्रयोग किया जाता है। ये सारा चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, रिवेट एक प्रकार का है। तो ऑप्शन ए में है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, नंबर बी पे है होल्डिंग उपकरण है, नंबर 3 पे है यांत्रिक बंधक है, और नंबर डी पे है अंकन उपकरण। ठीक है, मार्किंग डिवाइस। देखिए रिबिट की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है ये तो बिल्कुल गलत है, आपको पता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नहीं है। बी नंबर पे होल्डिंग डिवाइस, रिबिट हमारा एक होल्डिंग डिवाइस भी नहीं है। मैकेनिकल फास्टनर, देखिए रिबिट का जो प्रयोग किया जाता है फास्टनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं दो पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए फास्टनर के रूप में, वैसे रिबिटिंग का भी प्रयोग किया जाता है। रिबिटिंग देखिए हमारा किसमें, जैसे प्लेन बनाने में, हवाई जहाज़ के पार्ट को असेंबल करने में हम रिबिटिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए तो इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए स्क्रू जैक की बात करते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन में स्क्रू जैक में पेच चूड़ियाँ होती हैं। तो स्क्रू जैक में देखिए जो थ्रेड की बात कर रहा है, स्क्रू जैक में हमारा कौन सा स्क्वायर थ्रेड होता है, हैवी लोड के लिए हम लोग किसका स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 40 नंबर पे। टफनेस ऑफ द मटेरियल इज अ मेजर्ड डक्टिलिटी बाय परफॉर्मिंग। ठीक है, देखिए टफनेस की बात कर रहा है। देखिए टफनेस हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्टिंग, जैसे जो हमारा जो इम्पैक्ट लोड होता है, टफनेस हमारा उस लोड को अ, सहन करता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर पे क्या है, आल हार्ड हेक्सा ब्लेड ब्लेंड आर मेड अप टू। देखिए ये हेक्सा ब्लेड के मटेरियल की बात करते हैं तो हेक्सा ब्लेड का मटेरियल हमारा किसका होता है, हाई स्पीड स्टील का होता है हेक्सा ब्लेड का मटेरियल। देखिए इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक का इसका लंबाई लिया जाता है। हेक्सा ब्लेड के जो सेंटर टू सेंटर बीच के सेंटर से हेक्सा ब्लेड के सेंटर तक का उसका लिया जाता है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई की बात करते हैं। हेक्सा ब्लेड लंबाई में 250 mm से 300 mm लंबाई में हेक्सा ब्लेड पाए जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है, ठोस पीतल को काटने के लिए ब्लेड की पिच, तो 1.8 mm पिच का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हेक्सा ब्लेड की मोटाई की बात करते हैं तो 0.63 mm से 0.80 mm तक हेक्सा ब्लेड की मोटाई होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। मटेरियल की बात करते हैं, इलास्टिक मटेरियल यानी कि कौन सा होता है। तो ग्लास देखिए हमारा कोई मटेरियल में नहीं आता है, रबर भी हमारा मटेरियल में नहीं है, स्पंज भी हमारा कोई मटेरियल नहीं है। स्टील की अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, एक मटेरियल है जिसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। देखिए स्टील रूल हमारा क्या होता है, अगर हम उसको बेंड करते हैं तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इसको इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर पे बात करते हैं, कैचिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोड इज कैलकुलेट एज। देखिए ये मैंने तो, ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। कोटिंग डायमीटर अपॉन कोर वायर डायमीटर होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 44 नंबर पे, ढलुए लोहा का प्रकार जिसमें लोहे के ग्रेफाइट के फ्लेक के रूप में कार्बन का बड़ा हिस्सा होता है, निम्न में से कौन सा है। ठीक है,
तो देखिए जो अगर ढलवे लोहे की बात करते हैं तो घूसर ढलवा लोहा यानी कि ग्रे कास्ट आयरन, ये इसका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही है, जिसमें कार्बन का बड़ा हिस्सा होता है ग्रे कास्ट आयरन में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 45 नंबर में, अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग एक प्रकार कौन सा है जिसमें बेयरिंग बाहरी अक्ष के साथ ही रेडियल भार दोनों के अधीन होता है। देखिए ये रोलर बेयरिंग की बात करता है जिसमें रेडियल लोड भी आपका इंक्लूड होता है। तो रेडियल लोड किस में इंक्लूड होगा, हमारा टेपर रोलर बेयरिंग में ही इंक्लूड होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके देखिए इसमें और भी है एक नीडल रोलर बेयरिंग। देखिए जो यहाँ पे छोटी जगहों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नीडल रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं 46 नंबर पे, टर्वेजिंग हैंड व्हील इज अ मेन पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये एक लेथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सी की बात करते हैं, ट्रैवलिंग हैंड व्हील की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए लेग हमारा कोई नहीं है, व्हील नहीं है, गियर बॉक्स तो हमारा हेड स्टॉक में होता है, टेल स्टॉक हमारा आपको पता ही है, टेल स्टॉक में क्या होता है, टूल को होल्ड किया जाता है। ठीक है, सेंटर सेंटर मतलब डेड सेंटर का प्रयोग करके हमारे जॉब को उसमें सपोर्ट दिया जाता है टेल स्टॉक से। तो इसमें जो सी ऑप्शन है एप्रन का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ऑयल जेल्स एंड रिजोल्यूशन आर आल, तो इसमें ऑयल और जेल की बात कर रहे हैं, तो ऑयल और जेल हमारा क्या होता है, कटिंग फ्लूइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑयल का प्रयोग हम लोग किस में, कटिंग फ्लूइड, या जेल का प्रयोग हमारा कटिंग फ्लूइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, टूल स्टील कंस्टेंट द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द रेंज, इसमें कार्बन प्रतिशत का मान पूछा गया है। तो जो ए नंबर है 0.90 से 1.50% तक कार्बन होता है हमारा टूल स्टील में। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक टर्निंग प्रक्रिया को भी कहा जाता है। देखिए इसमें आंतरिक जो हम लोग टर्निंग प्रक्रिया करते हैं तो उसको हम लोग बोरिंग कहते हैं। ठीक है, और जो बाहरी टर्निंग प्रक्रिया होता है उसको हम लोग टर्निंग टर्निंग कहते हैं। ठीक है, टर्निंग करना, तो ये एक बोरिंग प्रक्रिया है। अंदर को शेपिंग आप जानते हैं, शेपिंग हमारा शेपिंग मशीन से किया जाता है। फेसिंग भी हमारा शेपर से भी कर सकते हैं, प्लेनर से भी कर सकते हैं। स्केलिंग ये यहाँ के हमारा मेजरिंगमेंट के अंडरगट आता है, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बोरिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें नर्लिंग इज आ स्पेसिफाइड एज। देखिए नर्लिंग की अगर बात करते हैं, नर्लिंग हमारा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोमीटर होता है, उसके पीछे एक डायमंड टाइप के शेप का डिज़ाइन होता है, तो उसका प्रयोग जब हम करते हैं ग्रिप को बढ़ाने के लिए हम लोग नर्लिंग का प्रयोग करते हैं। तो नर्लिंग हमारा क्या एक ऑपरेशन है, ये एक हमारा फॉर्मिंग टूल है। ये हमारा एक कटिंग ऑपरेशन नहीं होता है, ये फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है, जो हमारे टूल के ऊपर क्या होता है, ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए उसमें डायमंड शेप के, ये कई डिज़ाइन के बनते हैं, डायमंड शेप का होता है, स्क्वायर शेप के होते हैं। तो ये हमारा एक नर्लिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, फॉर्मिंग टूल के द्वारा होता है, फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कास्ट आयरन। देखिए इसमें पूछा है कि कास्ट आयरन का कौन सा टाइप नहीं है। मेलेबल कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन होता है, वाइट कास्ट आयरन भी होता है। ठीक है, लेवेंडर कास्ट आयरन ये कोई कास्ट आयरन का नहीं है। ठीक है, ये कोई कास्ट आयरन का प्रकार नहीं है। तो देखिए ये मैंने 51 तक आपके क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए इसका पार्ट बी भी मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा। आप अगर कमेंट करेंगे, आप अगर इसका पार्ट बी भी पाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कमेंट करिए, तो इसका पार्ट बी भी मैं जल्द से लेके आऊँगा। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ।